कक्षा दसम के भैयाओं, चलिए हम अपने छठे चैप्टर मोर एलिमेंट्स इन HTML को आगे बढ़ाते हैं। आज हम वीडियो में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं। आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखिए और हमें बताइएगा कि हमने क्या परिवर्तन किया है। तो हमारा चैप्टर जो चल रहा था वो चैप्टर था मोर एलिमेंट्स इन HTML। हम HTML में और एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि टैग के बारे में पढ़ रहे थे। अगला टैग आता है HR टैग। HR का एब्रिविएशन होता है हॉरिजॉन्टल रूल, यानी कि हमें हॉरिजॉन्टल रूल यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करना है। हालांकि इस एलिमेंट का प्रयोग तो हम बहुत कम करते हैं, लेकिन अगर आप HR टैग का यूज करते हैं तो आपका वेब पेज इनहेंस होता है, स्मूथ होता है और उसका प्रोफेशनल लुक आता है। इसलिए यह टैग इम्पॉर्टेंट है और यह टैग परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए भी यह टैग इम्पॉर्टेंट है। चलिए जानते हैं HR टैग के बारे में। HR टैग एक एम्प्टी टैग है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि BR एलिमेंट एम्प्टी एलिमेंट होता है या एम्प्टी टैग होता है, लेकिन अब दूसरा यह टैग आ गया जो कि एम्प्टी टैग है, यानी कि एम्प्टी एलिमेंट है। इसका प्रयोग हम लाइन ड्रा करने के लिए करते हैं और वो भी लाइन हॉरिजॉन्टल यानी कि जो हमारे पृथ्वी के समानांतर होती है। हम अपने पेज में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, वर्टिकल लाइन नहीं ड्रा करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। दिस इज एन एम्प्टी टैग यूज्ड टू ड्रा ए हॉरिजॉन्टल रूल लाइन अक्रॉस द वेब पेज। हम अपने पेज पर एक लाइन ड्रा करेंगे। द टैग हेल्प्स टू सेग्रीगेट डिफरेंट सेक्शन ऑफ द वेब पेज। हम इस हॉरिजॉन्टल रूल के मदद से हम अपने पेज के सेक्शन को डिफाइन करते हैं या एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से अलग करते हैं। समटाइम इट इज आल्सो यूज्ड फॉर एनहांस द अपीयरेंस ऑफ द वेब पेज बाय चेंजिंग द प्रॉपर्टी लाइक कलर, थिकनेस, लेंथ एंड अलाइनमेंट। अभी हमने कहा कि इसकी मदद से हम अपने वेब पेज को इनहांस करते हैं, स्मूथ करते हैं और बेटर बनाते हैं। जैसे कि उसका कलर चेंज कर देंगे, उसकी थिकनेस चेंज कर देंगे, उसकी लंबाई चेंज कर देंगे, उसका अलाइनमेंट चेंज कर देंगे। चलिए अब हम HR टैग के एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें पहला आता है कलर। यह जो लाइन हम ड्रा कर रहे हैं वह किस कलर में आएगी। अगर हम अपने HR टैग यानी कि अपने हॉरिजॉन्टल रूल का कलर नहीं डिफाइन करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर में आता है। टू कलर एट्रीब्यूट, द कलर एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू, द कलर एट्रीब्यूट इन दिस टैग इज यूज्ड टू चेंज द डिफॉल्ट लाइन कलर। जो हमारे लाइन का डिफॉल्ट कलर होता है उसको बदलने के लिए हम कलर एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, दैट इज ब्लैक। पहले से हमारी लाइन का कलर ब्लैक होता है। जो डिफॉल्ट कलर है उसको अगर हम बदलना चाहते हैं, रेड चाहते हैं, ग्रीन चाहते हैं, ब्लू चाहते हैं, तो उसके लिए हम कलर एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। अगला है साइज। साइज मतलब यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है और उसको समझ लीजिए। साइज मतलब जो हम लाइन ड्रा करेंगे उसकी थिकनेस को हम साइज कहेंगे। यह जो लाइन ड्रा हो रही है वह कितनी मोटी होगी, उसके थिकनेस को साइज एट्रीब्यूट से हम डिफाइन करते हैं, न कि उसकी लंबाई को डिफाइन करते हैं। यहाँ एक बात क्लियर कर लीजिए, साइज मीन्स थिकनेस ऑफ द हॉरिजॉन्टल रूल, नॉट लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल रूल। साइज से हम अपने लाइन का थिकनेस डिफाइन करते हैं। दिस एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू सेट द थिकनेस ऑफ द लाइन व्हिच वैल्यूज कैन बी डिफाइंड इन पिक्सल। साइज एट्रीब्यूट से हम अपने हॉरिजॉन्टल रूल के थिकनेस को डिफाइन करते हैं और यह जो हम थिकनेस देते हैं यह पिक्सल में देते हैं, डॉट्स में देते हैं। चलते हैं अगले एट्रीब्यूट को देखते हैं। अगला एट्रीब्यूट है विड्थ। विड्थ मतलब होता है चौड़ाई, लेकिन HR में विड्थ के एट्रीब्यूट का प्रयोग हम उसकी लेंथ को डिफाइन करने के लिए करते हैं। साइज से हम उसका विड्थ डिफाइन करेंगे और विड्थ से हम उसका लेंथ डिफाइन करेंगे। यही थोड़ा सा कंफ्यूजन है। पढ़ते समय तो हमें याद रहता है, लेकिन बाद में जब हम भूल जाते हैं तो रिवाइज
तो पढ़ते समय तो हमें याद रहता है कि साइज से थिकनेस है और विड्थ से लेंथ है, लेकिन बाद में हम भूल जाते हैं। जब भी परीक्षा आएगी तो सारी चीज़ों को रिवाइज करना होगा। चलिए विड्थ की डेफिनेशन देख लेते हैं। द डिफॉल्ट रूल इज ड्रॉन अक्रॉस द फुल विड्थ ऑफ द व्यू विंडो। अगर हमने विड्थ नहीं डिफाइन किया है तो पूरे हमारे विंडो की जो साइज है पूरी साइज का लाइन ड्रा होगा। वी कैन शॉर्टन और लेंथन रूल विद द विड्थ एट्रीब्यूट। अगर हम लाइन की साइज छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए हम विड्थ एट्रीब्यूट का प्रयोग करते हैं। अगला एट्रीब्यूट है अलाइन। अलाइन यानी कि अलाइनमेंट। जैसा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम टेक्स्ट को अलाइन करते थे उसी तरह से जो हॉरिजॉन्टल रूल हम ड्रा कर रहे हैं उसको भी हम अलाइन करेंगे। लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन। अलाइन एट्रीब्यूट का जो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होता है वो सेंटर होता है। अगर हम अलाइन एट्रीब्यूट का यूज नहीं करते हैं तो हमारी लाइन ठीक बीच में ड्रा होगी। लाइन के शुरू से लेफ्ट मार्जिन की दूरी और लाइन समाप्ति के बाद से राइट मार्जिन की दूरी बराबर होगी। यानी कि अलाइन का डिफॉल्ट प्रॉपर्टी सेंटर होता है। अगर उसे हम लेफ्ट चाहें तो लेफ्ट कर लेंगे, राइट करना चाहें तो राइट कर लेंगे, सेंटर करना चाहेंगे तो भी हम एक्सप्लिसिटली सेंटर कर लेंगे। अगला एट्रीब्यूट है एचआर टैग का नो शेड। जब हम एचआर टैग के माध्यम से किसी रूल को ड्रा करते हैं तो उसमें 3D इफेक्ट आता है, शैडो का 3D इफेक्ट आता है। अगर हम 3D इफेक्ट नहीं चाहते हैं, हम उसमें 2D इफेक्ट चाहते हैं तो नो शेड प्रॉपर्टी यूज करेंगे। केवल नो शेड लिख देंगे तो जो 3 डायमेंशनल उसका इफेक्ट आता है वो समाप्त हो जाएगा और वह 2D में आ जाएगा। देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। As the thickness of the line increases, it appears as a 3-dimensional hollow line. अगर हम थिकनेस बढ़ाते हैं तो हमारे लाइन का 3-dimensional hollow लाइन ड्रा होती है। अगर उसको हम रिमूव करना चाहते हैं तो नो शेड ऑप्शन चूज करेंगे तो नो शेड से 3-dimensional इफेक्ट समाप्त हो जाएगा और केवल 2-dimensional इफेक्ट आएगा। अगला टैग पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग यानी कि एंगुलर ब्रैकेट में पी टैग होता है। पैराग्राफ टैग के माध्यम से हम पैराग्राफ ड्रा करते हैं। जैसे आपको जब आचार्य जी या कोई टीचर लिखवाते हैं तो आप बोलते हैं कि आप अगले पैराग्राफ से लिखिए, तो आप अपने आप ही वहाँ लिखना समाप्त कर देते हैं और एक लाइन नीचे चले आते हैं और लेफ्ट से थोड़ा सा इंडिटेशन करते हैं, यानी कि लेफ्ट से थोड़ा छोड़ करके लिखते हैं। पैराग्राफ जब हम लिखना शुरू करते हैं तो अगली लाइन से शुरू करते हैं या बीच में एक लाइन का गैप दे देते हैं और लेफ्ट से थोड़ा सा हम इंडिटेशन करते हैं, यानी कि लेफ्ट से थोड़ा सा जगह छोड़ करके लिखते हैं। पैराग्राफ एलिमेंट के माध्यम से हम अपने वेब पेज में नया पैराग्राफ लिख सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मली हम लिखते हैं एक लाइन छोड़ करके थोड़ा सा स्पेस दे करके, वैसे हमारा पैराग्राफ वेब डॉक्यूमेंट में नहीं आता है। जब हम पैराग्राफ एलिमेंट का यूज करेंगे तो बीच में एक लाइन छूट जाएगी और लेफ्ट से इंडिटेशन नहीं होगा, यानी कि लेफ्ट मार्जिन से ही लिखना शुरू होगा। द पी टैग यानी कि द पैराग्राफ टैग सिग्नल्स टू स्टार्ट ए पैराग्राफ। पी टैग एक सिग्नल होता है कि हम यहाँ से कोई नया पैराग्राफ शुरू करेंगे। When you start another paragraph, the web browser will leave one line between the two paragraph. अगर हम पैराग्राफ एलिमेंट का यूज करते हैं तो एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के बीच में, जब हम पैराग्राफ एलिमेंट का यूज करते हैं तो एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के बीच में एक लाइन छूट जाती है। पैराग्राफ का नीचे एग्जाम्पल दिया गया है, जहां से हमें पैराग्राफ स्टार्ट करना है उसके पहले एंगुलर ब्रैकेट में पी लिख देंगे और पैराग्राफ के लास्ट में जाकर के हम एंगुलर ब्रैकेट में /p लिख देंगे। तो जहां से यह पैराग्राफ एलिमेंट स्टार्ट हुआ है और जहां समाप्त हुआ है वह वेब पेज में एज ए पैराग्राफ अपीयर होगा।
चलते हैं एट्रीब्यूट देख लेते हैं पैराग्राफ के। पैराग्राफ टैग का एक ही एट्रीब्यूट होता है और वो होता है अलाइन। अलाइन यानी कि अलाइनमेंट। हम अपने पैराग्राफ को लेफ्ट मार्जिन के अकॉर्डिंग अलाइन कर सकते हैं, हम अपने पैराग्राफ को राइट मार्जिन के अकॉर्डिंग अलाइन कर सकते हैं, हम अपने पैराग्राफ को अपने लेफ्ट और राइट मार्जिन के बीच में यानी कि सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्राउजर्स हैं जो कि जस्टिफाइड को भी सपोर्ट करते हैं। हम अलाइन के 3 वैल्यू दे सकते हैं, अलाइन इक्वल टू लेफ्ट, अलाइन इक्वल टू राइट, अलाइन इक्वल टू सेंटर। लेकिन आजकल कुछ ऐसे ब्राउजर्स भी आ रहे हैं जिसमें चौथी वैल्यू भी ली जा सकती है, जैसे अलाइन इक्वल टू जस्टिफाइड। तो इस केस में हमारा पैराग्राफ लेफ्ट मार्जिन से शुरू होगा और राइट मार्जिन तक जाएगा। कमेंट टैग, अगला टैग है कमेंट टैग। यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट टैग है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि परीक्षा में पूछा जाता है और जब कोई टीचर पढ़ाता है तो जल्दी समझ में नहीं आता है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। कमेंट, कमेंट यानी कि कुछ बोलना। एक अच्छे डिजाइनर की एक क्वालिटी होती है कि वो अपने वेब पेज में एक कमेंट डालें। हम अगर डिजाइनर हैं और हम अपने प्रोग्राम में प्रॉपर प्लेस पर कमेंट डालते हैं तो हमारा प्रोग्राम रीडेबल हो जाता है। और हमारे प्रोग्राम अगर किसी दूसरे डिजाइनर के पास जाता है, अगर हमारा प्रोग्राम किसी दूसरे डिजाइनर के पास जाता है तो वो हमारे कमेंट को देख करके समझ जाता है कि यह डिजाइनर किस स्थान पर कौन सा काम किया है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक वेब पेज बनाया है जिसमें कुछ चीज़ इनपुट की जा रही है, कुछ प्रोसेस की जा रहा है, कुछ प्रोसेस किए जा रहे हैं। कमेंट टैग, कमेंट टैग के माध्यम से हम अपने सोर्स कोड यानी कि HTML कोड में कमेंट देते हैं। अगर हम एक डिजाइनर हैं तो हमें अपने प्रोग्राम में कमेंट देना चाहिए, जिसके कारण हमारा प्रोग्राम रीडेबल हो जाता है। अगर हम किसी सोर्स कोड को लिखे हैं और वह सोर्स कोड किसी दूसरे प्रोग्रामर के पास या डिजाइनर के पास जाता है तो वह हमारे दिए गए कमेंट के आधार पर समझ जाता है कि कहाँ पर इस डिजाइनर ने कौन सा काम किया है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक प्रोग्राम है जिसमें कुछ इनपुट कराया जा रहा है, बीच में प्रोसेसिंग हो रही है और नीचे आउटपुट डिस्प्ले कराया जा रहा है, तो हम ऊपर लिख देंगे कमेंट में कि इनपुट। तो इनपुट के बाद से जितनी भी लाइनें हैं वह इनपुट से रिलेटेड है। फिर अगर इनपुट समाप्त हो गया उसके बाद से प्रोसेसिंग हो रहा है तो हम कमेंट दे देंगे प्रोसेसिंग। तो समझ जाएगा कि इसके नीचे प्रोसेसिंग का काम किया गया है। और नीचे जहाँ से हम आउटपुट देना स्टार्ट किए हैं वहाँ हम कमेंट दे देंगे आउटपुट। तो वो समझ जाएगा कि यहाँ से इनपुट है, यहाँ से प्रोसेस है और यहाँ से आउटपुट है। तो अगला भी हमारे प्रोग्राम को आसानी से समझ सकता है। डिजाइनर अपने ओन रेफरेंस के लिए अपने बीच प्रोग्राम के बीच में जो कमेंट देते हैं, अपने किए गए काम का विवरण देते हैं, वह कमेंट द्वारा दिया जाता है। इसके लिए कमेंट एलिमेंट का यूज किया जाता है। कमेंट एलिमेंट के आगे अगर कुछ भी आप लिखते हैं तो जो हमारा वेब ब्राउज़र का पार्सर है उसको रीड नहीं करता है। कमेंट एलिमेंट में लिखे गए टेक्स्ट को ब्राउज़र रीड नहीं करता है, उस लाइन को स्किप कर जाता है। ए कमेंट इज अ टेक्स्ट इन द सोर्स कोड of the HTML document which is not displayed by the browser on the web page। कमेंट में अगर कुछ भी दिया गया है तो वह ब्राउज़र में डिस्प्ले नहीं होता है, वह डिजाइनर के ओन रेफरेंस के लिए या जो प्रोग्रामर्स हैं उनके ओन रेफरेंस के लिए, अपने समझने के लिए बीच में वो कमेंट देते हैं। These are used by the web page designer to add reference in the web document। यह ऐसा टैग होता है जिसमें डिजाइनर अपने समझने के लिए, ओन रेफरेंस के लिए, कहाँ कौन सा काम किया गया है इसको समझने के लिए कमेंट टैग दिया जाता है। कमेंट टैग में दिए गए कंटेंट वेब ब्राउज़र द्वारा रीड नहीं किया जाता है, वेब ब्राउज़र द्वारा डिस्प्ले नहीं कराया जाता है, नहीं होता है। हमारा वेब ब्राउज़र हमारे कमेंट एलिमेंट को स्किप कर जाता है। यहाँ नीचे कमेंट का एक एग्जाम्पल दिया गया है कि एंगुलर ब्रैकेट में हम एक्सक्लेमेशन लेंगे और उसे के आगे कुछ भी लिख देंगे तो ब्राउज़र नहीं पढ़ेगा।
अगर कोई ऐसा टैग आ रहा है जिसमें एंगुलर ब्रैकेट में एक्सक्लेमेशन लगा है तो हमारा HTML का पार्सर यानी कि हमारा ब्राउजर उस लाइन को स्किप कर जाएगा और वहां पर लिखा हुआ टेक्स्ट हम अपने समझने के लिए रखे हैं, यह ब्राउजर द्वारा डिस्प्ले होने वाला नहीं है। तो आपको कमेंट टैग याद रखना होगा। कमेंट टैग ऑन रेफरेंस के लिए दिया जाता है, ब्राउजर इसको डिस्प्ले नहीं करता है, यह डिजाइनर अपने रेफरेंस के लिए देता है। और कमेंट टैग का एलिमेंट होता है एंगुलर ब्रैकेट में एक्सक्लेमेशन। उसके आगे आप कुछ भी लिखिए, ब्राउजर उसको नहीं पढ़ेगा, उस लाइन को स्किप करके अगले लाइन पर चला जाएगा। आते हैं अगले टॉपिक पर, क्रिएटिंग हेडिंग्स। HTML में कुछ हेडिंग एलिमेंट्स होते हैं जिनके माध्यम से हम हेडिंग क्रिएट करते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाते हैं तो वहाँ पहले से प्री डिफाइंड कुछ स्टाइल्स होते हैं, उसको हम तेजी से अपने डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरीके से HTML में कुछ हेडिंग एलिमेंट होते हैं। अगर हमें कुछ हेडिंग्स डिस्प्ले कराने होते हैं तो इनके लिए हम हेडिंग एलिमेंट्स का यूज करते हैं। यह हेडिंग एलिमेंट 6 प्रकार के होते हैं। हेडिंग इन द वेब पेज फंक्शन टू द सेम वे एज दे डू इन प्रिंटेड डॉक्यूमेंट। दे सेपरेट टेक्स्ट इनटू द सेक्शन। द HTML स्टैंडर्ड डिफाइंस 6 लेवल ऑफ हेडिंग, दैट इज H1 to H6। HTML में ये 6 हेडिंग टैग होते हैं। पहला होता है H1, दूसरा होता है H2, तीसरा होता है H3 और चौथा होता है H4, पांचवा H5 और छठा H6। इन सारे हेडिंग एलिमेंट को देख लेते हैं। पहला H1, दूसरा H2, तीसरा H3, चौथा H4, पांचवा H5 और छठा H6। इन हेडिंग एलिमेंट में हमें एक बात को ध्यान रखना है कि इसमें से जो सबसे बड़ा हेडिंग एलिमेंट होता है वो H1 होता है और जो सबसे छोटा हेडिंग एलिमेंट होता है वो H6 होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने फॉन्ट एलिमेंट के बारे में पढ़ा था, जहां पर हमने कहा था कि साइज की वैल्यू 1 से 7 तक दी जा सकती है। 1 सबसे छोटा होता है, 7 सबसे बड़ा होता है और डिफॉल्ट 3 होता है। लेकिन यहाँ पर उस व्यतिक्रम में है, H1 सबसे बड़ा हेडिंग एलिमेंट होता है और H6 सबसे छोटा हेडिंग एलिमेंट होता है। अगर आपको बड़ा हेडिंग चाहिए तो H1 का यूज करेंगे, अगर उससे थोड़ा छोटा चाहिए तो H2 का यूज करेंगे, उससे थोड़ा सा छोटा हेडिंग चाहिए तो H3 का यूज करेंगे एंड सो ऑन। ये हमारे हेडिंग एलिमेंट्स हैं जिनके माध्यम से हम तेजी से अपने डॉक्यूमेंट के कंटेंट की मार्कअप कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही रहेगा। चलिए आज हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जो हमारा पहला टैग था HR टैग, HR टैग के माध्यम से हम हॉरिजॉन्टल रूल ड्रा करेंगे। तो ये हमारा first.html है जिसको कि हम लोगों ने पहले से बना के रखा है। चलिए इसको हम ओपन कर लेते हैं, ओपन विथ नोटपैड, और हॉरिजॉन्टल रूल बनाते हैं। इसको देख लेते हैं कि इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। इसमें वही कंटेंट आ रहे हैं जो हमने पिछले वीडियो में बनाया था। इसमें चलिए हम नीचे एक लाइन ड्रा करते हैं। तो हम नोटपैड में खोल लेते हैं और हॉरिजॉन्टल रूल बनाना है तो हम लिखेंगे एंगुलर ब्रैकेट में HR, उसके बाद से हॉरिजॉन्टल रूल बन जाएगी। साइज से हम इसकी थिकनेस देंगे और यह थिकनेस पिक्सल में होगा। चलिए हम 4 पिक्सल का रूल बनाते हैं और इतना ही बना करके पहले चेक कर लेते हैं। इसको सेव कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पर रिफ्रेश कर देते हैं। तो देखिए पूरी साइज का बन गया है, हालांकि पतली लाइन बनी है। चलिए हम इसकी साइज को बढ़ा लेते हैं।
थोड़ा मोटा कर लेते हैं, 8 कर लेते हैं और फिर सेव कर लेते हैं। फिर हम अपने पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं तो देखेंगे तो थोड़ा मोटा हो गया है और नो शेड का यूज नहीं किया गया है, तो बीच में हॉलो लाइन आ रही है। चलिए इसमें परिवर्तन कर देते हैं। कलर हम सेट कर देते हैं, कलर इक्वल टू चलिए रेड कर देते हैं और सेव करके इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए रेड कलर की लाइन बन गई है। चलिए इसके थिकनेस को हम छोटा करते हैं, सॉरी इसकी लाइन लेंथ को छोटा करते हैं। लेंथ के लिए हम लिखेंगे विड्थ इक्वल टू, मान लीजिए कि हमने लिखा 150, यानी कि 150 पिक्सल की लाइन बनेगी। फिर सेव कर लेते हैं और फिर रिफ्रेश करके देख लेते हैं तो 150 पिक्सल की लाइन बनी है। और हमने बताया था कि डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट इसका सेंटर होता है। चलिए हम अलाइनमेंट भी चेंज कर देते हैं, अलाइन इक्वल टू लेफ्ट लिख देते हैं, सेव कर लेते हैं तो यह लाइन लेफ्ट में आ जानी चाहिए, लेफ्ट में आ गई है। फिर नो शेड हम कर देते हैं, नो शेड, फिर सेव करके हम रिफ्रेश कर देते हैं। इसकी लेंथ छोटी है, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, 700 पिक्सल कर देते हैं तो थोड़ी लंबी साइज का हमारा रूल हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, यह जो हम वेब पेज बना रहे हैं यह कई प्लेटफॉर्म पे खुलते हैं, लैपटॉप पे खुलते हैं, डेस्कटॉप पे खुलते हैं और मोबाइल पर भी खुलते हैं। हालांकि सबकी साइज अलग अलग होती है। हमारे जो लैपटॉप्स होते हैं उनके मॉनिटर भी अलग साइज के होते हैं, हमारे मोबाइल के स्क्रीन भी अलग साइज के होते हैं, डेस्कटॉप के भी मॉनिटर कई साइजेज के होते हैं, 14 इंच का होता है, 15 इंच का होता है, 17 इंच का होता है, 18 इंच का होता है, 18.5 इंच का होता है, जिसे हम 19 इंच भी बोलते हैं। यानी कि यह पेज कई तरह के डिवाइसेस पे खुलना है, तो हम अगर पिक्सल की साइज बढ़ा देंगे तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होंगे जिसमें लाइन तो एक है लेकिन 2 हो जाएगी, अगर पिक्सल की साइज कम है तो 2 हो जाएगी। तो हम इस लाइन को डिवाइस के अकॉर्डिंग अलाइन करने के लिए यहाँ परसेंटेज का यूज करेंगे। जैसे विड्थ इक्वल टू हमने 700 दिया है, तो अगर हम चाहते हैं कि जो स्क्रीन है उसके 75% हिस्से पर आए तो हम लिख देंगे 75%। तो यह टैग अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कि मॉनिटर की साइज क्या है और उसकी 75% हिस्सा कितना है और उतना ही साइज का यह लाइन ड्रा हो जाएगा। चलिए हम सेव कर लिए हैं, फिर से रिफ्रेश कर देते हैं। देखिए ये 75 साइज है। अलाइनमेंट हटा देंगे तो यह सेंटर में अपने आप हो जाएगा। सेव करके फिर हम रिफ्रेश कर लेते हैं तो यह बीच में आ गया और हमारे स्क्रीन के 75% हिस्से पे आ गया। हमारे स्क्रीन की साइज चाहे जो कुछ भी होगी उसके 75% हिस्से में आ गया। तो अगर हम फुल स्क्रीन चाहते हैं तो यहाँ क्या करना होगा, हमें यहाँ या तो इसको हम यूज ना करें और नहीं तो 100% कर दें, तो हमारे ये पूरे स्क्रीन पर एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहेगा। एक और वीडियो आएगा जिसमें यह हमारा पूरा छठा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और अगर समय मिलेगा तो हम रिव्यू एक्सरसाइजेज आपको बना करके देंगे। तो ये हमारा दूसरा वीडियो था, मोर एलिमेंट्स इन HTML। इसके आगे भी एक वीडियो आएगा, उस वीडियो के बाद से यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप इस वीडियो में जो भी एलिमेंट बताए गए हैं उनके डेफिनेशन को अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। हमने केवल एक एलिमेंट का प्रैक्टिकल किया है, बाकी प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं। सारे प्रैक्टिकल आप खुद करके और उसको चेक कर लेंगे।